तो कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पता नहीं कब से हॉस्पिटल में है। आज जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और तो और बाहर से भी किसी की थोड़ी सी भी आवाज नहीं आ रही। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो पूरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था और सारी जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो रखी थी, जैसे किसी चीज ने यहाँ पर हमला किया हो। रिक जब थोड़ा आगे गया तो उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से खाया हुआ था। ये देखकर रिक डर गया और वो जल्दी से भागकर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर उसने देखा कि वहां तो सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं जो कि किसी कूड़े के ढेर के समान थी। इसके बाद रिक अपने घर जाने के लिए निकल गया। वो आगे जाने के लिए एक साइकिल लेता है, लेकिन वहाँ उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर गई जिसका शरीर कटा हुआ होने के बावजूद भी वो किसी को भी मारने की ताकत रखती थी। रिक जल्दी से साइकिल लेकर अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके बहुत ही ज्यादा चेक करने पर भी उसे अपनी वाइफ और अपना बच्चा नहीं मिलता। ये देखकर रिक अंदर से टूट गया और वो रोने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर उसके रुकने का कोई भी फायदा नहीं था। खैर अब जब वो यहाँ से जा रहा था तो तभी एक लड़का पीछे से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब रिक की आंख खुली तो वो अपने आप को एक बेड पर बंधा हुआ पाता है और उसके पास एक मॉर्गन नाम का आदमी था। मॉर्गन उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि कहीं तुम्हारी बॉडी पर किसी काटने का या फिर खरोंच का निशान तो नहीं है। तब रिक कहता है कि ऐसा मेरे शरीर पर कुछ भी नहीं है, ये जो चोट मेरे लगी हुई है ये तो मुझे एक एक्सीडेंट में लग गई थी क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ। ये सुन मॉर्गन उसे आजाद कर देता है। इसके बाद मॉर्गन रिक को डिनर के लिए बुलाता है। रिक जब बाहर देखने के लिए जाता है तो मॉर्गन उसे ऐसा करने से मना करता है। रिक कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और सभी लोग गए तो गए कहाँ। आज सुबह जब कई दिनों बाद मेरी आंख खुली तो पूरे हॉस्पिटल और पूरे शहर का यही हाल था। तब मॉर्गन उसे बताता है कि पूरी दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो गई है और जितने भी बचे हुए लोग हैं वो किसी तरीके से इधर उधर रह रहे हैं। ये जो ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाले लोग हैं इन्हें वॉकर्स कहा जाता है और अगर इन्होंने एक बार किसी को काट लिया तो वो भी कुछ वक्त में वॉकर बन जाएगा। ये जो वॉकर्स हैं वो लाइट और आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और अगर हमें इन्हें मारना है तो हमें इनके सर पर अटैक करना होगा, वरना इनके शरीर पर कुछ भी मार लो ये नहीं मरते। ये बातें सुनकर रिक हैरान था। खैर अगले दिन रिक मॉर्गन से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ और मेरा लड़का अभी भी जिंदा है क्योंकि घर में उनके जितने भी कपड़े थे वो वहाँ पर नहीं है और भी बहुत सा सामान है जो कि यहाँ पर होना चाहिए लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तब मॉर्गन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ अटलांटा के रेफ्यूजी सेंटर में हो सकती है, वहाँ पर बहुत से लोग रह रहे हैं और वहाँ पर खाने और पीने की सारी चीजें हैं। ये सुनकर रिक अब ये फैसला करता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढने अटलांटा जाएगा। इसके बाद अगले दिन रिक अपनी वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ से वो अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारी गन्स लेता है। रिक यहाँ पर मॉर्गन से भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्गन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है, उसे गन चलाना भी नहीं आती। जिस जगह अभी हम लोग हैं ये जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है। ये सुनकर रिक उसे एक वॉकी टॉकी देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कांटेक्ट में रहना। रिक को वहाँ पर अपने साथ वाला एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। रिक उसे शूट कर मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अटलांटा की तरफ निकल गया। इधर घर पर आकर मॉर्गन अपनी वाइफ की कुछ पिक्चर्स देखता है। दरअसल मॉर्गन की वाइफ भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। आज मॉर्गन ये फैसला करता है कि वो आज अपनी ज़ॉम्बी बनी वाइफ को मारकर उसे इस जिंदगी से आजाद कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अपने हाथों से अपनी वाइफ को मारना वो ये तो नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो कि रेडियो के जरिए किसी न किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और अब तभी एक सर्वाइवर ग्रुप से उसका कांटेक्ट हो भी जाता है। ये ग्रुप अटलांटा के बाहर एक जगह पर छुप कर रह रहा था और ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि वही ग्रुप है जिसमें रिक की वाइफ लॉरी और उसका बेटा कार्ल रह रहे थे। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि दूसरी तरफ रिक है। अब इससे पहले कि कुछ जान पाते इससे पहले ही सिग्नल कट हो जाता है। लॉरी के साथ यहाँ पर उसका एक दोस्त और एक्स पुलिस ऑफिसर सेन होता है जो कि लॉरी को पसंद करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं क्योंकि अब लॉरी को भी लग रहा था कि शायद रिक मर चुका है। इधर हम रिक को देखते हैं जिसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था, इसलिए वो फ्यूल लेने के लिए एक घर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जो कपल था उसने अपने आप को शूट कर मार लिया था। रिक को वहाँ पर एक घोड़ा मिलता है, इसलिए रिक अपना आगे का सफर इसी घोड़े के साथ तय करना शुरू कर देता है। खैर कुछ देर चलने के बाद जब वो अटलांटा पहुंचता है तो वो देखता है कि ये शहर तो पूरी तरीके से सुनसान है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी शोर नहीं है।
थोड़ा और अंदर जाने पर उसे वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है। अब तभी अचानक से उसे अपने ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई देता है। रिक उसे देखकर उसका पीछा करने लगा। उसे लग रहा था कि शायद हेलीकॉप्टर उसे लोगों तक ले जाएगा, लेकिन आगे चलते चलते उस रोड पर ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत ही बड़ा झुंड दिखाई देता है। रिक उन्हें देखकर उनसे बचकर जल्दी से इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा थे कि उन्होंने रिक को चारों तरफ से घेर लिया। वो उसे घोड़े से नीचे गिरा देते हैं और उसकी सारी गन्स भी वहीं पर रह गईं। रिक जल्दी से एक टैंक के नीचे चला जाता है, लेकिन उसे खतरा तो वहाँ पर भी था। तब वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उस टैंक के अंदर चला गया। उस टैंक के अंदर एक आर्मी ऑफिसर था जो कि मर चुका था। रिक उसकी गन ले लेता है, लेकिन तभी वो आर्मी ऑफिसर जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था वो जाग जाता है। रिक ने जल्दी से हड़बड़ी में उसी गन से उसे शूट कर मार दिया। अब वो ऊपर जाकर सबसे पहले तो उस टैंक को ऊपर से बंद करता है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। उसके चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं जो बाहर उसे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। पर अब तभी टैंक में लगे रेडियो से रिक को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं बस तुमसे कुछ ही दूरी पर हूँ, ये तुम्हारे पास सही टाइम है, तुम मेरे पास आओ क्योंकि इस वक्त ज़ॉम्बीज़ थोड़ा बिजी हैं। ये सुन रिक बिल्कुल ऐसे ही करते हुए टैंक से निकलकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ता हुआ किसी तरीके से उस लड़के के पास पहुंचता है। वो लड़का जल्दी से रिक को एक बिल्डिंग के ऊपर ले गया जहां पर उन तक ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते थे। यहाँ पर वो लड़का रिक को अपना नाम ग्लेन बताता है। इसके बाद ये लोग एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां एक स्टोर था। वहां पर इन्हें कुछ और लोग मिलते हैं जो कि ग्लेन के ही साथी हैं। ये लोग सप्लाईज की तलाश में यहाँ पर आए थे। अब तभी इन सभी को ऊपर से गोलियां चलने की आवाज आती है। जब इन्होंने ऊपर जाकर देखा तो मर्ल नाम का एक आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर मार रहा था। टी-डॉग नाम का एक दूसरा आदमी उसे रोकने के लिए जाता है क्योंकि ऐसा करने से फालतू में ही गोलियां बर्बाद हो रही थी, लेकिन मर्ल इनकी बात ना सुनकर इन्हें उल्टा ही मारने लगता है। तब रिक आगे जाकर मर्ल को मारकर उसे हथकड़ियों से एक पाइप के साथ बांध देता है। अब यहाँ पर मोरेल्स नाम का एक आदमी रिक को बताता है कि अटलांटा में यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर कैंप नहीं है, जितने भी सर्वाइवर हैं बस वो इधर उधर ग्रुप बनाकर रह रहा है। खैर अब वो सभी लोग बिल्डिंग के बेसमेंट से होकर यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन बेसमेंट के रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। ये लोग कितना भी बचकर चले जाएं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इन्हें स्मेल कर ही लेंगे। अब तभी रिक को एक आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी को अंदर लाते हैं और फिर उसके बॉडी पार्ट और खून को ग्लेन और रिक अपने शरीर पर लगा लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ को इनकी स्मेल ना आ सके और उन्हें ये लगे कि ये भी उन्हीं की तरह है। और फिर ये लोग बाहर से कोई गाड़ी लेकर सभी को उसमें बैठाकर यहाँ से पहाड़ी की तरफ निकल सकें। साथ ही रिक मर्ल की हथकड़ियों की चाबी टी-डॉग को दे देता है ताकि वो भी यहाँ से जा सके। खैर अब जब ये दोनों बाहर गए तो धीरे धीरे इनका प्लान काम करने भी लगता है। इधर टी-डॉग रेडियो के जरिए लॉरी के सर्वाइवर ग्रुप से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उनसे मदद मांग सके, लेकिन वो लोग इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर नहीं आ सकते थे। इधर सब कुछ सही चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ को इनके बारे में पता चलने लगता है। ये देखकर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल इनके पीछे थे। इन्हें वहाँ पर एक ट्रक मिला जिसमें बैठकर ये दोनों वहाँ से निकल गए। अब इन दोनों को बाकी सभी को वहाँ से निकालना था। इन्हें रास्ते में एक सुपर कार मिलती है जिसका हॉर्न ऑन करके रिक उसे ग्लेन को देता है और कहता है कि शोर की वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ तुम्हारी तरफ आएंगे। इसके बाद वो खुद भी एक दूसरा ट्रक लेकर वहाँ से निकल गया। दरअसल रिक का ये प्लान था कि हॉर्न की आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ सुपर कार की तरफ चले जाएंगे और इस चीज का फायदा उठाकर वो दूसरी साइड जाकर सभी लोगों को अपने ट्रक में बैठाकर यहाँ से ले जाएगा। इधर ये लोग भी अब जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आने लगे, लेकिन मर्ल अभी भी हथकड़ियों से बंधा हुआ था। टी-डॉग जब उसे खोलने के लिए चाहता है तो गलती से उससे उसकी हथकड़ियों की चाबी पास ही की एक पाइपलाइन में चली गई और अब मर्ल को बचाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ये देखकर टी-डॉग उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। बेचारा मर्ल सिर्फ चिल्लाता ही रह गया। इधर रिक जल्दी से जाकर पीछे के रास्ते से सभी को अपनी ट्रक में बैठाकर यहाँ से निकल गया। अब ग्लेन भी यहाँ से निकल गया था। बिल्डिंग में अब सिर्फ मर्ल रह जाता है जिसके पास भी अब ज़ॉम्बीज़ आने लगे थे और उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। इधर ये सभी लोग अब लॉरी के ग्रुप के पास पहुँचते हैं जहाँ रिक अपनी फैमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे पता नहीं था कि उसकी फैमिली यहाँ पर है। कार्ल और लॉरी भी रिक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। खैर अब रात को जब ये सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे तब रिक सैन से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी फैमिली का इतने वक्त तक ध्यान रखा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सैन और रिक आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं
क्योंकि इस आउटब्रेक से पहले ये दोनों एक ही साथ एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। खैर यहाँ पर बाकी के लोग ये बात करते हैं कि मर्ड शायद मर गया होगा, लेकिन जब ये बात उसके भाई को पता चलेगी तो वो पागल हो जाएगा। अभी तो बेचारा शिकार पर गया हुआ है और उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। खैर अगली सुबह जब रिक सोकर उठता है तो वो देखता है कि यहाँ के लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक औरत ने उसके उठने से पहले ही उसके कपड़े धोकर उन्हें इस्त्री भी कर दिया। अब रिक ग्लेन के पास जाकर उससे कुछ बातें करने लगा, लेकिन तभी इन्हें कार्ल के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग जल्दी से भागते हुए उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी एक हिरन को मारकर खा रहा था जिसका किसी ने शिकार किया था। ये लोग जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मारकर उसका सर अलग कर देते हैं। अब तब यहाँ पर डैरियल नाम का एक आदमी आता है और दोस्तों यही है मर्ल का भाई और इसने ही इस हिरन का शिकार किया था। वो गुस्सा था क्योंकि उसके शिकार को ज़ॉम्बी ने खा लिया। इसके बाद डैरियल कैंप के पास आकर अपने भाई मर्ल को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसे मर्ल कहीं पर भी नहीं मिलता। अब तभी रिक उससे कहता है कि मर्ल तो अटलांटा में फंसा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वो जिंदा है या फिर मर गया। हमने उसे हथकड़ियों से बांध दिया था क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग थे वो उनके लिए खतरा बन रहा था। तब डैरियल कहता है कि तो क्या तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ा है? तब रिक कहता है कि हाँ। ये बात सुनकर डैरियल का खून खोल गया और वो रिक को मारने के लिए जाने लगा, लेकिन सभी लोग किसी तरीके से डैरियल को रोकते हैं। डैरियल अब अपने भाई को बचाने के लिए अकेला ही अटलांटा जाने का फैसला करता है। तब रिक उससे कहता है कि तुम्हें अकेले अटलांटा जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम भी तुम्हारे भाई को बचाने के लिए अटलांटा जाएंगे। अब लोरी ऐसा करने से रिक को मना करती है। वो कहती है कि तुम अभी अभी तो यहाँ पर आए हो और फिर से वापस जाने लगे। तब रिक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी हथकड़ियों की वजह से कोई भी प्यास या फिर भूख की वजह से मरे। मैं उसे बचाकर अपना एक कर्ज उतारना चाहता हूँ। और वैसे भी तो उस बिल्डिंग के पास एक टैंक था जहाँ पर मेरी गन्स का बैग रह गया था, मुझे उन्हें भी लेकर आना है क्योंकि आगे हमें सेफ्टी की जरूरत पड़ सकती है और सेफ्टी के लिए गन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद रिक डेल नाम के एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसके पास से वो एक कटर लेता है ताकि उससे वो मर्ल की हथकड़ियां काट सके। अब ये चार लोग रिक, डैरियल, ग्लेन और टी डॉग मर्ल को लेने के लिए अटलांटा की तरफ निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जब कार्ल सैन के साथ था तब वहाँ पर लोरी आकर कार्ल को वापस से कैंप में भेज देती है। सैन लोरी से कहता है कि आखिर तुम मुझसे अब ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। तब लोरी कहती है कि देखो हमारे बीच जो भी था वो अब तुम भूल जाओ क्योंकि अब मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं। यह कहकर लोरी वहाँ से चली जाती है। लोरी के मुंह से सैन ऐसी बातें सुनकर अंदर से टूट गया। इधर जब सभी औरतें कपड़े धो रही थी तभी एड नाम का एक आदमी आकर अपनी वाइफ कैरोल से बहुत ही गलत तरीके से बातें करने लगा। जब बाकी औरतें एड को ऐसा करने से रोकती हैं तो एड कैरोल को मारने लगा। ये चीज यहाँ पर सैन ने भी देख ली। गुस्से में आकर सैन एड को बहुत ही ज्यादा मारता है जिससे उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई। सैन एड से कहता है कि चाहे वो भले ही तुम्हारी वाइफ हो लेकिन उससे इज्जत से बात करना सीखो। इतना कुछ होने के बाद भी कैरोल एड की हालत को देखकर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ ये लोग अटलांटा पहुंचकर बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से बचकर आखिरकार उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पर उन्होंने देखा तो वहां पर तो मर्ल था ही नहीं, बल्कि वहां पर एक आरी और मर्ल का कटा हुआ हाथ पड़ा था। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मर्ल ने अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ काट दिया और फिर यहाँ से भाग गया। ये चीज देखकर डैरियल बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और वो टी डॉग को मारने के लिए जाता है, लेकिन रिक ने उसे रोक लिया। इसके बाद डैरियल मर्ल का हाथ अपने बैग में रख लेता है और फिर ये लोग उसके खून का पीछा करते हुए नीचे आ जाते हैं। वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि मर्ल तो इस बिल्डिंग से जा चुका है। इधर दूसरी तरफ डेल देखता है कि जिम नाम का एक आदमी पता नहीं क्यों कब्र खोद रहा है। वो इसके बारे में जाकर जिम से पूछता है लेकिन जिम उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और लगातार कब्र खोदता रहता है। ये देखकर डेल ये बात जाकर सभी को बताता है। तब सैन और बाकी के लोग उसके पास जाकर उससे इसके बारे में पूछते हैं। जिम कहता है कि मुझे पता है कि अगले कुछ दिनों में हम सभी लोग मरने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से ही सभी के लिए कब्र खोद रहा हूँ। सैन कहता है कि तुम फालतू के ये सब काम मत करो, इससे बच्चे और बाकी के लोग डर रहे हैं। लेकिन जिम तो फिर भी नहीं रुकता और लगातार कब्र खोदता रहता है। अब इसी बात को लेकर सैन उसे मारने लगता है। इधर दूसरी तरफ ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कि इन्हें गन्स का बैग किसी भी हालत में उस टैंक के पास से लेकर आना है, लेकिन उस जगह के पास तो काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि डैरियल और ग्लेन उस बैग को लेने के लिए जाएंगे और रिक और टी डॉग दूसरी साइड रुकेंगे। इसके बाद डैरियल और टी डॉग बैग लेने के लिए निकल जाते हैं। ग्लेन ज़ॉम्बी से किसी तरीके से बचते हुए उस टैंक तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो बैग भी मिल गया। इधर जब डैरियल खड़ा था तभी डैरियल के
सामने एक लड़का आ जाता है। वो डेरियल को देखकर चिल्लाने लगा। ये देखकर डेरियल उसे मारकर चुप कराने लगा, क्योंकि उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते। लेकिन अब तभी वहाँ पर उस लड़के के साथ के आदमी आ गए और वो डेरियल को मारने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर गिलेन भी आ गया। ये लोग गिलेन को देखकर उसे पकड़कर अपने दूसरे एक आदमी की कार में बैठाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। डेरियल बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता, क्योंकि अब बाहर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। अब तभी वहाँ पर रिक और टी डॉग भी आ जाते हैं। वो लोग उस लड़के और गन्स को लेकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर इन्हें पता चलता है कि उस लड़के का नाम मिगेल है। डेरियल उससे कहता है कि मेरा भाई मर्ल कहाँ है। तब मिगेल कहता है कि मैं मर्ल नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। डेरियल यहाँ पर रिक से कहता है कि अब हमारे पास गन्स भी हैं, हमें वापस से कैंप में चलना चाहिए, यही हमारे लिए सही होगा। लेकिन रिक कहता है कि मैं गिलेन को लिए बिना नहीं जा सकता। गिलेन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने उस वक्त मेरी जान बचाई थी जिस वक्त मेरे कोई साथ भी नहीं था। हमें किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। इसके बाद रिक मिगेल से उसके बॉस के बारे में पूछता है। तब मिगेल उसे अपने बॉस का पता बता देता है। इसके बाद ये सभी लोग उस जगह पर जाते हैं और मिगेल के बॉस गिलेर्मो से मिलते हैं। गिलेर्मो के साथ उसके साथ के वहाँ पर बहुत से लोग थे। अब तब यहाँ पर गिलेन को लाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। रिक गिलेर्मो से कहता है कि तुम अपने आदमी को लो और हमें हमारा आदमी वापस दो। तब गिलेर्मो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा आदमी तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमें मिगेल के साथ अपनी गन्स का बैग देना होगा। जिसे देने से तो रिक साफ साफ इनकार कर देता है और ये लोग वापस से एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। वापस आकर ये लोग फैसला करते हैं कि अगर गिलेर्मो ने गिलेन को वापस नहीं किया तो ये लोग उसके साथ साथ उसके सभी साथियों को मार देंगे। इसके बाद ये लोग वापस से गिलेर्मो के पास जाते हैं, लेकिन गिलेर्मो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। अब यहाँ पर खून खराबा शुरू हो ही जाता कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो रिक से कहती है कि अगर तुम गिलेर्मो को मारने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करना, गिलेर्मो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत रिक को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। उस जगह पर काफी सारे बूढ़े लोग थे, लेकिन उनका ख्याल सिर्फ गिलेर्मो ही रखता है और गिलेर्मो गन्स भी इसलिए मांग रहा था ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ा सके। ये चीज देखकर रिक को भी गिलेर्मो एक अच्छा इंसान लगा, इसीलिए वो इंसानियत के चलते अपने बैग की आधी गन्स और गोलियां उसे दे देता है। खैर इसके बाद जब ये लोग वापस से कैंप तक जाने के लिए अपनी बहन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहन नहीं थी। ये लोग समझते हैं कि जरूर इनकी बहन को लेकर मर्ल ही गया होगा। अब ये लोग पैदल ही कैंप तक जाने लगते हैं। खैर अब कुछ ही घंटों में रात हो जाती है। इधर रात में सभी लोग एक जगह पर डिनर कर रहे थे, लेकिन तभी जिस जगह पर एड लेटा हुआ था वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद ये ज़ॉम्बी एक दूसरी लड़की एमी को भी काट लेता है। अब तक यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। इतने में वहाँ पर रिक का ग्रुप भी आकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ ने इनके कैंप के बहुत से लोगों को मार दिया था। फिर भी ये लोग किसी तरीके से उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उन्हें मार देते हैं। अब तभी यहाँ जिम कहता है कि मुझे तो ऑलरेडी पता था कि सभी लोग मरने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही कब्र खोद दी थी। इधर एमी अपनी बहन एंड्रिया के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। अपनी बहन के मरने के दुख से एंड्रिया बहुत ही ज्यादा रोई। खैर अगली सुबह रिक मॉर्गन के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि अगर मॉर्गन तुम मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज एटलांटा की तरफ मत आना, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हम जिस जगह पर हैं वो एटलांटा के पास ही एक पहाड़ी की जगह है और अब तो मुझे ये लगता है कि ये जगह भी हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इधर हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि अभी भी एमी की लाश के पास बैठी हुई होती है। उसने अपनी पूरी रात इसी तरीके से गुजार दी। लॉरी उसके पास आकर उसे समझाती है कि उसे अपने आप को किसी तरीके से समझाना होगा। इधर ये डेरियल और बाकी के लोग सभी ज़ॉम्बीज़ की बॉडी को जला रहे होते हैं। तभी डेरियल कैंप के लोगों की बॉडी को भी जलाने के लिए जाता है, लेकिन गिलेन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये हमारे लोग हैं, हमें इन्हें दफनाना होगा। खैर अब जब जिम यहाँ काम कर रहा था तभी जैक भी नाम की एक औरत उसके शरीर से निकल रहे खून को देख लेती है। वो जिम से कहती है कि कहीं तुम्हें ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा। तब जिम कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हल्का सा खरोंच का निशान है। तब जैक भी उसे वो निशान दिखाने के लिए कहती है। जिम उससे कहता है कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना, लेकिन जैक भी शोर मचाकर सभी को बता देती है कि जरूर जिम के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। डेरियल जब उसे चेक करता है तो उसके शरीर पर किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी, लेकिन रिक इन सभी से मना कर देता है कि जिम को कोई भी नहीं मारेगा। रिक कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी को सीढ़ी से चलना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है।
हम इस तरीके से यहाँ पर ज़ॉम्बीज के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें हर वक्त ज़ॉम्बीज से खतरा है। और तो CDC बस यहाँ से 32 मील की दूरी पर है। पर सैन कहता है कि हमें आर्मी बेस की तरफ चलना चाहिए, लेकिन रिक कहता है कि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे और जहाँ पर जितने ज्यादा लोग होंगे खतरा उतना ज्यादा होगा। मेरे हिसाब से CDC ही सबसे ज्यादा सेफ है। आप तभी डैरियल यहाँ पर जिम को मारने के लिए जाता है, लेकिन रिक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि जब तक हमारे साथ का कोई भी इंसान ज़ॉम्बी नहीं मरेगा तब तक हम उसे नहीं मारेंगे, जब तक उसे होश है। खैर इसके बाद जब डैरियल इन्फेक्टेड कैंप के लोगों को मार रहा था तभी उसके पास कैरोल आती है। वो डैरियल से कुल्हाड़ी लेकर एड को अपने हाथों से मारती है, क्योंकि एड ने जिंदा होकर हमेशा से उसे परेशान किया था। इधर हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि एमी की बॉडी के पास से उठी ही नहीं, वो बस रो ही जा रही थी। लेकिन अब तभी एमी ज़ॉम्बी बनकर उठने लगी। एंड्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है। सभी लोग एमी को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ही एंड्रिया ने खुद ही उसे शूट कर मार दिया, क्योंकि इतना होश तो उसे अभी भी था कि एमी अब वो एमी नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग जितने भी कैंप के मेंबर मरे थे उनकी बॉडी को दफनाते हैं। इधर हम वैन के अंदर जिम को देखते हैं, जिसकी हालत अब धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। रिक उसे बताता है कि हम लोग जल्द ही CDC जा रहे हैं, तुम थोड़ा हौसला रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जब सैन और रिक शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो सैन को देखकर ऐसा लगता है कि जलन की वजह से वो रिक को शूट कर ही देगा, क्योंकि उसके वापस आने की वजह से लोरी उसे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रही थी। बस यही बात मन में रखकर वो रिक को शूट करने वाला था, लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही वहाँ पर डेल आ जाता है, जो कि सैन को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। खैर अगली सुबह रिक एक बार फिर से मॉर्गन के लिए मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले, हम लोग CDC जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर तुम आना चाहो तो CDC आ जाना। इसके बाद ये लोग CDC जाने के लिए निकलने लगे, लेकिन मोरेल्स कहता है कि मैं और मेरी फैमिली CDC नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम बर्मिंघम जा रहे हैं, वहाँ पर मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं। तब रिक भी उसकी बात को समझता है। तब रिक कहता है कि अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो ठीक है। इसके बाद वो सेफ्टी के लिए मोरेल्स को एक गन और कुछ एमओ देता है, और फिर ये लोग गाड़ियों में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ये लोग देखते हैं कि अब जिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तभी इनकी वैन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे ठीक करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। रिक जब जिम के पास जाता है तब जिम उससे कहता है कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ ही देर में अब ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसीलिए सभी के लिए अच्छा यही होगा कि तुम सभी लोग मुझे यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब वैसे तो रिक ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जिम के ज्यादा कहने पर उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो उसे वैन से नीचे उतार कर वहाँ के पास ही के एक पेड़ के पास छोड़ देता है, और फिर एक एक कर सभी लोग उससे अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक डॉक्टर जैनर को देखते हैं। वो कहता है कि इस वायरस को 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। इसके बाद वो एक सूट पहनकर अपनी लैब के अंदर पहुंचता है, जहां पर वो अपना एक सैंपल निकालता है जिस पर TS19 लिखा हुआ था। वो सैंपल को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन तभी गलती से वो सैंपल के ऊपर कुछ लिक्विड गिरा देता है। अब तभी उसी वक्त जोर जोर से अलार्म बजने लगा। वो तुरंत एक डिकंटेमिनेटेड चैम्बर में जाता है, जहां पर उसने अपना सूट उतार दिया ताकि उस पर किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन ना करे। अब तभी उसे पता चलता है कि वो लिक्विड गिरने की वजह से पूरे सिस्टम में फुल डिकंटेमिनेशन स्टार्ट हो गई, जिसमें उसने जितने भी सैंपल बनाए थे वो सभी बेकार हो गए। इस चीज से जेनर बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मैंने जितनी भी मेहनत करी वो पूरी तरीके से खराब हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे जीने का कोई भी फायदा है। यह कहकर वो खुद को खत्म करने का प्लान बनाता, लेकिन वो ऐसा करने से पहले जी भरकर शराब पीना चाहता था। इधर जब ये सभी लोग CDC एरिया में पहुंचे तो वहाँ के नज़ारे देखकर इनके होश उड़ गए। वहाँ पर बहुत सी लाशें पड़ी थी जिन पर दुनिया भर के मक्खी मच्छर भिन-भिना रहे थे। इसके बाद वो मेन CDC बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं, जो कि पूरी तरीके से बंद थी। और दोस्तों ये वही बिल्डिंग थी जिसके अंदर जैनर रह रहा था। वो इन्हें भी अपने कैमरे के जरिए देख लेता है, लेकिन वो इनके लिए शटर नहीं खोलता। शैन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन तभी रिक कैमरे को घूमता हुआ देखता है, पर शैन उसे समझाता है कि ये ऑटोमेटिक है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई भी नहीं है।
लेकिन रिक को विश्वास था कि जरूर इन्हें कोई न कोई देख रहा है। वो गुस्से में शटर पर लात मारने लगा, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी आने लगे थे। लेकिन रिक तो अभी भी जैनर से बात करने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग रिक को देखकर हैरान थे कि आखिर रिक को क्या हो गया है, ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। रिक कहता है कि तुम शटर ना खोलकर सभी औरतों और बच्चों को मरवा दोगे, और अगर ये यहाँ पर मर गए तो इन सभी के कातिल तुम होगे। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी जैनर शटर खोल देता है। खैर अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जिस वक्त ये आउटब्रेक पूरी दुनिया में फैल रहा था। मिलिट्री वाले हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों को मार रहे थे, बिना ये जाने कि इन्फेक्टेड भी हैं या फिर नहीं। शैन यहाँ पर जल्दी से अपने दोस्त रिक के पास जाता है जो उस वक्त कोमा में था। वो रिक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक कोई भी मूवमेंट नहीं करता। अब तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, जिस वजह से बाकी सारी मशीनें बंद हो गईं। शैन जब चेक करता है तो रिक की अब सांसें भी नहीं चल रही थी। उसे लगता है कि शायद रिक मर चुका है। वो रिक को बचाना तो चाहता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो रिक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद शैन ने लोरी को भी बता दिया होगा कि रिक मर चुका है, और कुछ इस तरह रिक अकेला ही हॉस्पिटल में रह गया। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये लोग जब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात डॉक्टर जैनर से होती है। डॉक्टर जैनर कहता है कि कहीं तुम में से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तब रिक कहता है कि नहीं। डॉक्टर जैनर कहता है कि मुझे फिर भी तुम सबका टेस्ट लेना होगा। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर करने क्या आए हो। तब रिक बताता है कि हम लोग कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जैनर इन सभी को अंदर लेकर आता है। वो इन्हें वहाँ पर अपनी लैब दिखाता है, और फिर इसके बाद इन सभी का एक एक कर ब्लड सैंपल लेता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। फिर जैनर इन सभी को खाने के लिए काफी सारा खाना देता है। ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो इतना सारा खाना बहुत ही समय के बाद खा रहे थे। इसके बाद रिक जैनर के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम हमें अंदर नहीं लेते तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाते और हमारे साथ क्या होता। इधर लिविंग एरिया में जब लोरी लाइब्रेरी से बुक निकाल रही थी, तभी उसके पास शैन आता है, जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत था। वो कहता है कि मुझे पता है कि उस वक्त तुम सिर्फ मुझसे काम की वजह से ही बोल रही थी। अब जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने सच्चाई दिखा दी। तब लोरी कहती है कि जरा अपने आप को भी तो देखो, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि रिक मर चुका है। तब शैन कहता है कि जब मैं रिक को हॉस्पिटल में बचाने के लिए गया था तब रिक की सांस नहीं चल रही थी। शायद ये वजह भी हो सकती है कि बाहर चल रही गोलियों की वजह से मैंने ठीक से चेक ना किया हो। तब लोरी कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अब हमारे बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। लेकिन शैन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि हम अपने इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। लोरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसकी बात को नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब लोरी उसे धक्का दे देती है और फिर इसके बाद शैन वहाँ से चला जाता है। अपने साथ ये चीज होते हुए देखकर लोरी बहुत ही ज्यादा रोती है। खैर अगले दिन जैनर इनके पास आकर इन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। वो इन्हें यहाँ पर अपने सब्जेक्ट TS-19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये किसी इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने CDC को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो देखने की परमिशन दी थी। जैनर इन्हें बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसके दिमाग के ब्लड वेसल्स फट गए थे और इसका खून वेसल्स के बाहर फैलने लगा था। आखिर में जब वो मर गया तो सारे वेसल्स ब्लैक हो जाते हैं। जैनर इन्हें बताता है कि मैंने इस बीमारी के बारे में पता लगाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये बीमारी क्या है। दूसरे साइंटिस्ट भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अब मेरा उनसे कॉन्टेक्ट टूट चुका है। आप तब यहाँ पर डैरियल पहुँचता है कि आखिर ये काउंटडाउन कैसा चल रहा है। तब जैनर उसे बताता है कि जब काउंटडाउन 0 हो जाएगा तो इस बेसमेंट के जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इसके बाद यहाँ का पूरा सिस्टम डिकंटेमिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ का लैब पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा, जिससे कि इन्फेक्शन के जितने भी ब्लड सैंपल हैं वो यहीं पर जलकर राख हो जाएं। खैर अब कुछ ही देर में लाइट्स बंद होने लगती हैं। जैनर इन्हें बताता है कि बिल्डिंग अपने आप को शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डिकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल भी नहीं है। आप तभी वहाँ पर अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। रिक अपने साथ के सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि सभी लोग यहाँ से निकल पाते जैनर इन सभी को अपने कंट्रोल रूम में बंद कर देता है। वो इन सभी से कहता है कि तुम लोगों का यहाँ से बचकर भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं तो तुम आगे जाकर मर ही जाओगे। ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। मैंने हम सभी के लिए एक अच्छा रास्ता चुन लिया है। हम सभी लोग इस बिल्डिंग के साथ खत्म हो जाएंगे। ये लोग अपनी गन्स और कुल्हाड़ियों की मदद से यहाँ का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं।
तब जैनर इन्हें समझाता है कि तुम्हारे ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि दरवाजे इतने ज्यादा मजबूत हैं कि इनका रॉकेट लॉन्चर भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। रिक यहाँ पर उससे गुस्सा होकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो, आखिर तुम इससे पहले यहाँ से क्यों नहीं गए। तब जैनर उसे बताता है कि मैं यहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वो TS-19 सब्जेक्ट मेरी पत्नी थी। जब वो इन्फेक्टेड हो गई तो मैंने उससे वादा किया कि मैं किसी भी तरीके से उसे ठीक करूंगा। मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी लेकिन मैं उसे ठीक नहीं कर पाया, इसलिए अब मेरी चिंता रहने का भी कोई भी फायदा नहीं है। ये लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। अब तभी जैनर कंट्रोल सेंटर का लॉक अनलॉक कर देता है, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम कंट्रोल सेंटर से तो बाहर जा सकते हो लेकिन तुम इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाओगे। खैर अब ये सभी लोग जल्दी से एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो जैक भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो यहाँ पर जैनर के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो जिमी और एमी की तरह इतनी बुरी मौत तो मरना नहीं चाहती। अब तभी एंड्रिया भी यहाँ पर CDC में रुकने का फैसला करती है, उसके साथ डेल भी यहाँ पर रुकना चाहता था। इधर जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो सारे दरवाजे पूरी तरीके से लॉक थे। ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन उन ग्लासेस को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि गोली भी चला लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब तभी कैरोल यहाँ पर रिक को एक हैंड ग्रेनेड देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारी पैंट को वॉश कर रही थी तो मुझे ये तुम्हारी पैंट से ही मिला था। अब रिक जल्दी से उस ग्रेनेड का यूज कर वहां के गिलासेस को तोड़ देता। इधर अंदर डेल एंड्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी, लेकिन एंड्रिया ऐसा नहीं चाहती थी कि डेल उसके साथ यहाँ पर रुके। इधर बाहर ये लोग जल्दी से ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए बैन की तरफ भागते हैं, लेकिन अब तभी इनकी नज़र एंड्रिया और डेल पर पड़ती है जो कि अपना इरादा बदलकर अब इनकी तरफ आ रहे थे। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। अंदर जैनर और जैक भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर्फ सेकंड्स गिन रहे थे। डेल और एंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहां पर छुप गए। अब तभी देखते ही देखते CDC बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद डेल और एंड्रिया भी बैन के अंदर चले जाते हैं। अब ये लोग बैन और गाड़ियां लेकर वहां से निकल गए। ये लोग यहाँ से तो निकल गए थे लेकिन आगे जो इनके आगे मुसीबतें आने वाली हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिसके बारे में इन सभी में से किसी को भी आइडिया नहीं है। दोस्तों वॉकिंग डेड का ये फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका अगला सीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।